हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीहरि कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रीहरि कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग कल बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन की और परावर्तन के नियमों की। कल हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश क्या है और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रकाश में इसकी चाल कितनी होती है, तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या है और गोलीय दर्पण क्या है, और उसके बाद जो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ, अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए। वैसे हेडिंग कल की पढ़ी होगी क्या, प्रतिबिंब यानी इमेज। तो प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि आप डेली सुबह सुबह दर्पण के सामने, शीशा के सामने जा कर के खड़े होकर के उसमें आप बाल खींचते हैं तो उसमें क्या देखते हैं आप, अपना इमेज देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। तो उसमें क्या बनता है, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की यहाँ पर हम लोगों को बच्चों लिखनी है परिभाषा। परिभाषा देखो किस तरह से होती है। परिभाषा यहाँ पर दो तरह की बनती हैं। तो पहले तो इजी डेफिनेशन जो आसानी से समझ में आ जाए, वो क्या होती है प्रतिबिंब। देखो क्या होता है कि जब भी हम दर्पण के सामने, दर्पण कोई भी हो, चाहे ये समतल दर्पण हो जो हम लोग देखते हैं घरों में यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो समतल दर्पण होता है, और जो गाड़ियों में लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। इसी तरह से दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के भी अपने अपने उपयोग हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं प्रतिबिंब। तो देखो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब भी हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, क्या करते हैं, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देते हैं। तो जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो दर्पण की जो आकृति है, उसका जो आकार है, वही पूरा उस दर्पण में जाके आ जाता है। तो इसी आकृति को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कह देते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा सुनिए और लिखिए धीरे से। क्या कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, और इस आकृति को ही हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो प्रतिबिंब जो होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। यदि आप लिख नहीं पाए हैं तो वीडियो को पीछे जा करके पॉज करके लिख लीजिएगा ध्यान से। प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक मीन्स रियल इमेज और काल्पनिक मीन्स वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक और काल्पनिक, देखो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ये आपको अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बनाने के नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब दर्पण पढ़ लेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अभी यहाँ पर हम लोगों को डेफिनेशन लिखना है, तो स्टार्टिंग से लिख लीजिए, वैसे समझने का पूरा प्रयास कीजिए। बताते क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि यदि कोई, देखो ये मान लिया हमने, एक क्या है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये उसका मुख्य अक्ष होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। मुख्य अक्ष होता है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यदि किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं वो उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, मतलब इस प्रतिबिंब का फोटो खींचा जा सकता है। और इसके अलावा अब बात करें अगर हम काल्पनिक प्रतिबिंब की, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं, उनको आभासी रूप से मिलाया जाता है। मीन्स हम लोग ज़बरदस्ती किरणों को मिलाते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं कि किरणें यहाँ से आ रही होंगी। अब ये आप तब समझ पाएंगे जब हम यहाँ पर प्रतिबिंबों का बनना समझाएंगे आगे क्लास में, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ेंगे और परिभाषा पढ़ लेंगे, इसके बाद प्रतिबिंब बनाने के नियम है, उसमें ये चीज़ें क्लियरली आएंगी कि प्रतिबिंब कब वास्तविक बन रहा था और कब आभासी बन रहा था। तो डीपली आप समझते जाइए ध्यान से, वो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप केवल डेफिनेशन लिख दीजिए,
वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या थी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं वो उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, अर्थात इसका फोटो खींचा जा सकता है। और इसके अलावा अगर दूसरे की बात करें हम काल्पनिक प्रतिबिंब की, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात आभासी रूप से जिस बिंदु पर मिलती हैं वो उसका आभासी प्रतिबिंब कहलाता है या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और इसका फोटो भी नहीं खींचा जा सकता। तो ये दो हो गए प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक या काल्पनिक आभासी एक ही बात होती है। तो प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। देन फर्दर इसके आगे चलते हैं हम लोग। हेडिंग लगाइए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण यहाँ से नाम से पढ़ने में आता है, ये कैसा होगा? गोला होगा। इसकी इंग्लिश क्या होती है? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण मीन्स क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। देखो गोला, गोला आप लोग जानते होंगे, इस तरह से कांच का खोखला गोला मान लेते हैं। तो गोली दर्पण, अगर इसमें दर्पण बनाना है हमको तो एक तरफ क्या होना चाहिए? ये पहले तो आधा काटा होता है। देखो होता क्या है, मनुष्य जो है वो खुराफाती इंसान है। मनुष्य ने क्या किया है कि सभी चीज़ों को कुछ ना कुछ उल्टी बुद्धि लगा के 36 का आंकड़ा करके उसमें कुछ ना कुछ मतभेद करके चीज़ों को नए तरीके से पेश किया है। अब ये दर्पण था, ये एक क्या था? पहले तो कांच का गोला था और कांच के गोले को उसने क्या किया? इतना काटा और काटने के बाद क्या किया कि इस तरफ पेंट की, इस तरफ पेंट की, तो ये आगे वाला हिस्सा जो था ये खाली छूट गया। अब उसने क्या किया? यहाँ पर खड़े होके देखा। जब यहाँ पर खड़े होके इसमें देखा तो इसकी फ़ोटो उसमें आ गई। अब दर्पण के सामने खड़े हो गए तो उसमें इमेज तो उसकी आएगी, फ़ोटो तो आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने देखा कि जब ये यहाँ पर खड़ा हुआ तो ये यहाँ पर इसकी फ़ोटो आई। तो यानी यहाँ पर इस तरफ जब पीछे पेंट किया था तब ऐसा हुआ। और फिर क्या दूसरी बार में क्या किया? इसी को फिर से काटा और इस बार उसने अगले वाले हिस्से में पेंट कर दी और पिछला वाला हिस्सा खुला छोड़ दिया। तो पिछले वाले हिस्से में जब उधर से खड़े होकर देखा तो उसमें भी फ़ोटो आ रही। अब दोनों में चेंजमेंट क्या हुआ कि जब आप इस तरह से खड़े होंगे, जब आप दर्पण के सामने यहाँ पर खड़े होंगे तो देखो ये कैसा है? झुका हुआ है, कर्व्ड सरफेस है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका छोटा बनेगा। और जब इस तरह से वही उसी प्रतिबिंब को आप इधर से देखेंगे इस तरफ पेंट करके तो वो आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। ये चेंजमेंट हुआ दोनों में। और अगर यही कर्व्ड सरफेस ना हो, सीधा हो, तो वो समतल कहलाएगा। और समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के बराबर आकार का बनता है। जितनी ऊंचाई वस्तु की होगी, जितनी चौड़ाई वस्तु की होगी, प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा और उतना ही चौड़ा बनता है। तो देखो ये बात करते हैं हम गोलीय दर्पण की। डेफिनेशन पर चलते हैं अब सीधे परिभाषा पर। परिभाषा क्या होती है? देखो परिभाषा में क्या लिखेंगे आप? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर लेड ऑक्साइड या पारे की कलई का पेंट लगा होता है। क्या लिखना है गोलीय दर्पण में? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर लेड ऑक्साइड या पारे की कलई का पेंट लगा होता है। देन फर्दर नेक्स्ट लाइन से, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। एक कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देन कॉनकेव मिरर। अवतल मीन्स कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो दर्पण कितने प्रकार के हुए? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो वाले वीडियो में डिस्कस किया था पिछली क्लास में। देखो परावर्तन अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो परावर्तन होगा वो दबे हुए तल से होगा और जो उत्तल दर्पण होगा हमारा उसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होगा। इसकी परिभाषा आप लोग ये लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हेडिंग लगाइए और अवतल दर्पण में लिखिए क्या कि इस दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है। और इसका फिगर बना लीजिए, इस तरह से बनेगा। M1 M2 और ये हमारा दर्पण हो गया कौन सा? अवतल। अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से यानी इस वाली सरफेस से परावर्तन होगा। देन फर्दर दूसरा अगर बात करूँ उत्तल दर्पण की,
तो उत्तल दर्पण बिल्कुल इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा बन जाएगा, इसकी दूसरी तरफ पेंट लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन दबे हुए तल से होगा, और उत्तल दर्पण में परावर्तन कहाँ होगा, उभरे हुए तल से होगा। यही परिभाषा होती है इसकी। क्या परिभाषा में लिखेंगे अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, और उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। तो ये तो बात हो गई दर्पण की। अब हम लोग चलते हैं सीधे दर्पण से संबंधित परिभाषा, डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर्स। देखो हेडिंग लगा लो सब लोग, क्या हेडिंग रहेगी, दर्पण से संबंधित परिभाषा। ठीक है, तो दर्पण से संबंधित परिभाषा क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। नोट कर लीजिए इसको। दर्पण से संबंधित परिभाषा, देखो पहली डेफिनेशन है इसकी क्या, वक्रता केंद्र। अब ये परिभाषाएं सारी हम लोग एक फिगर से क्लियर करेंगे। अगर एक फिगर आपका दर्पण का फिगर आपको क्लियरली याद है तो उसमें सारी डेफिनेशंस जितनी होती हैं वो सब आप क्लियर कर सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए। तो देखो कैसे, सबसे पहले आपको ये एक दर्पण बना लेना है। अब जानते हैं ये कौन सा दर्पण है, इसमें परावर्तन कौन से तल से हो रहा है, दबे हुए तल से। मतलब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है ये हमारा, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र, पहली हेडिंग लगानी है क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र की परिभाषा। देखो उस गोले के केंद्र को, परिभाषा में क्या लिखेंगे, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। वेरी सिंपल, क्या, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो देखो जैसे ये अभी क्या था, कांच का पूरा गोला ऐसे होगा, तो इसका सेंटर कहाँ होगा भाई, गोला अगर इस तरह से होगा तो उसका कहीं ना कहीं केंद्र भी तो होगा। जैसे मैथ में पढ़ते हैं आप लोग, है ना, मैथ में सर्कमफेरेंस और ये सर्किल, सेंटर, रेडियस, डायामीटर, सारा कुछ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये एक पूरा वृत्त होगा, वृत्त यानी गोला, और गोले का कोई क्या होगा, कोई केंद्र होगा। ऐसे ही ये दर्पण है, दर्पण का भी अपना क्या होता है, केंद्र। बस उसको हम लोग केंद्र ना कह के नेम चेंज कर देते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या हुई परिभाषा, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। चलिए चलते हैं दूसरी परिभाषा पर। दूसरी परिभाषा है इसकी क्या, वक्रता त्रिज्या। अब अगर ये सर्किल होगा पूरा वृत्त हमारा, तो वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं। और अपने दर्पण में उसको रेडियस ना कह के कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दूरी कहाँ से कहाँ तक की होती है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी होती है। और यहाँ पर भी केंद्र क्या है, सी, और ये क्या है, बिंदु पी। अब ये बिंदु पी को पहले जान लो, तो बाद में हेडिंग लिखिए, क्या लिखिए, ध्रुव। ये जो गोली दर्पण है कौन सा दर्पण है, M1 M2। ठीक है, गोली दर्पण M1 M2 का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। देखो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या हुई परिभाषा, वक्रता केंद्र C तथा दर्पण का ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देन इसके बाद क्या आता है, ध्रुव। ध्रुव की परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्रुव क्या होता है, देखो ये दर्पण है हमारा M1 दोनों जगह लिखिए, यहाँ पर M2 होगा, M1 M2। तो दर्पण M1 M2 का मध्य बिंदु P जो होता है ये दर्पण का हमारा ध्रुव कहलाता है। तो ये ध्रुव हो गया। अब इसके बाद क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी देखो ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है C और P का। C क्या होता है, वक्रता केंद्र, और P क्या होता है, ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। और फोकस दूरी जो होती है, एक्चुअली जो ये F है पॉइंट, इसको कहते हैं क्या, मुख्य फोकस। और हमें क्या बताना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी देखो क्या होगी, दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है,
यफ से लेकर पी तक की दूरी को, यानी मुख्य फोकस से लेकर के पी तक की यानी दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग और बढ़ गई है आपकी, क्या, मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। और इसके बाद क्या था, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस थी। अभी एक दो डेफिनेशंस और हैं, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, वो आगे लेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अभी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं पूरा शुरुआत से। क्या थी पहली परिभाषा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी परिभाषा वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देन आफ्टर इसके बाद क्या था, ध्रुव P। ध्रुव P क्या होगा, दर्पण M1 M2 का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव P कहलाता है। इसके बाद क्या था, फोकस दूरी। दर्पण का मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और बढ़ गया, तो मुख्य फोकस क्या होगा, दर्पण का वक्रता केंद्र C और ध्रुव P, इन दोनों के बीच का जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। तो इस तरह से ये दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कि पूरी हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध मीन्स रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, बहुत आसान सा संबंध होता है। क्या रिश्ता होता है इनका, देखो सी से पी तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। सी से पी तक की दूरी को क्या कहते हैं, आर। आर मीन्स क्या था, कहाँ गया, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो फोकस दूरी थी वो क्या था, ये एफ से लेकर पी तक की दूरी। तो ये पूरा क्या है, इसका आधा है, मतलब जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें संबंध क्या हो गया, संबंध हो गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। हेडिंग लगा करके उसमें क्या लिख देंगे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या लिखेंगे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये पूरा हो गया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू R/2, या यहाँ से R की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा, R बराबर 2। यानी अगर हम वक्रता त्रिज्या में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या बतानी है तो फोकस दूरी में 2 का गुणा कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। और अगर फोकस दूरी बतानी है तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी हम लोग आगे जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो न्यूमेरिकल में कई जगह पर आएगा कि फोकस दूरी इतनी है तो वक्रता त्रिज्या बताओ। जैसे कि क्या है, हम फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, तुरंत इसका आधा कर दोगे, कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर है ना। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी का क्या हो गया, डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये क्या हो गया, पूरी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो सारी डिस्कस हो गई हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोकस दूरी में, वस्तु की दूरी में और इसमें संबंध क्या होता है। उससे पहले सीखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो सारे नियम सीखेंगे, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे कल की वीडियो में। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर, जो भी आप लोग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, वहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।